वो वेटेज ही नहीं रहती जब आप बात करते करते इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं तो। ओके, तो हम टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम्स की बात कर रहे थे कि दीज टू फोटो सिस्टम्स ऑपरेट इन द कॉपरेट एंड ऑपरेट टेंडमली इन द लाइट रिएक्शंस। और एक्चुअली ये फोटो सिस्टम किस किस चीज के बने हुए हैं, वैसे तो इसकी काफी ज्यादा डिटेल है, लेकिन यहाँ पे एब्रीवेटेड करके जो है आपको थोड़ा सा एक नो हाउ दी है कि फोटो सिस्टम के साथ क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं और फोटो सिस्टम टू के साथ क्या क्या। ऑल्दो इसकी फर्दर जो जी स्कीम की डिटेल है वो अलग से जी स्कीम यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में आपको अलग से जो है वो एक्सप्लेन करूंगी मैं। लेकिन उस जी स्कीम के अलावा भी फोटो सिस्टम 1 और 2 के साथ काफी सारी प्रोटीन्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, जिनकी डिटेल आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाई जा रही। सो फोटो सिस्टम 1 जो है, अगर इसको हम देखें तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए, बी एंड सम बीटा कैरोटीन इसमें पाई जाती है, यानी कि ज्यादा नहीं इसमें बीटा कैरोटीन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें आयरन सल्फर प्रोटीन होती है, FeS-A, FeS-B, FeS-X के नाम से आप इनको जानते होंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो है रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, और जो कि 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। और इसको PS1 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहला डिस्कवर होने वाला फोटो सिस्टम है। ठीक है, पहला डिस्कवर होने की वजह से PS1 कहते हैं। और PS700 हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को जो है वो अब्जॉर्ब करता है। इसी तरह PS2 को PS2 इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पहले, ये बाद में डिस्कवर हुआ था। और इसके अंदर भी क्लोरोफिल जो ए है वो रिएक्शन सेंटर के तौर पे काम करता है, जो कि 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। इसी वजह से इसको PS680 भी कहा जाता है। इसके अंदर 200 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोरोफिल ए और बी के हैं। और इसमें जो ज्यादातर कैरोटीनॉइड्स पाई जाती हैं वो आप कह लें कि 50 के राउंड अबाउट जो है वो कैरोटीनॉइड्स इसमें पाई जाती है। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ जो एसोसिएटेड कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन के, उनमें फियोफाइटिन है, जो कि वेरी नेक्स्ट टू द PS2 के रिएक्शन सेंटर के बाद जो पहला ही एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो फियोफाइटिन है। और उसके बाद प्लास्टोक्यूनिन आ जाते हैं, QA, QB आपने नाम सुना होगा। और ये तमाम के तमाम जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम करते हैं। और उसके बाद फिर ये क्यूनिन से फिर आगे नेक्स्ट कंपोनेंट को चला जाता है, जो कि PS1 और 2 का हिस्सा नहीं है, बल्कि इन दोनों के दरमियान में मौजूद होता है, जिसको आप साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन फिर उसको दे देगा और वो फिर आगे PS1 को जो है वो डिलीवर कर देगा, जो कि हम बाद में देखेंगे देखिए वो क्या है। So continue talking about PS1 and 2, तो लेट्स सी कि ये कहाँ पे लोकेट करते हैं थैलाकॉइड में। तो अगर PS2 को अगर आप देखें तो थैलाकॉइड की जो स्टैक्ड थैलाकॉइड है उसमें सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला PS है वो PS2 है। ठीक है, स्टैक्ड वाला जो रीजन है जो ग्रेना लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और जो अनस्टैक्ड रीजन है उसमें आप PS2 को नहीं देखेंगे, उस पे PS1 जो है वो प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है। तो ओवरऑल अगर आपको एक लाइन में इसको डिस्क्राइब करना हो तो PS2 जो है वो एक्सक्लूसिवली आपको ग्रेनाथैलाकॉइड में मिलेगा, जबकि जो PS1 है वो ग्रेनाथैलाकॉइड के एजेस एजेस पे हो सकता है, सेंटर में नहीं होता, एजेस पे, आउटर इनर वाले एजेस पे होगा। और जो प्रॉपर जो स्ट्रोमा थैलाकॉइड है उसके अंदर ये मौजूद होगा। आप स्ट्रोमा थैलाकॉइड ग्रेना थैलाकॉइड को समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये क्या होती है। जी, कोई बच्चा बताएगा ग्रेना थैलाकॉइड से क्या मुराद है, स्ट्रोमा थैलाकॉइड से क्या मुराद है? ये समझ आ रही है आपको? यस मैम, माइटोकॉन्ड्रिया उसके सॉरी क्लोरोप्लास्ट आपने बताया था। ये वाला, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो स्टैक्ड फॉर्म में है, इसको हम कह रहे हैं ग्रेना थैलाकॉइड। ठीक है, और ये हिस्सा जो कि ग्रेना को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं स्ट्रोमा थैलाकॉइड। तो मैं बता रही हूँ कि PS1 जो है वो स्ट्रोमा थैलाकॉइड और ग्रेना थैलाकॉइड के एजेस, यानी कि ये इसका एज है, ये नीचे वाला इसका एज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाया जाएगा। जबकि जो PS2 है वो स्ट्रोमा थैलाकॉइड में बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, और ग्रेना थैलाकॉइड में सबसे ज्यादा PS2 ही पाया जाता है।
अभी मैं आपको इसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम भी दिखाती हूँ, जिससे फर्दर आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। जी, ये डायग्राम है और आप मेरे साथ रहें। और ये आप ना इसकी पहले एक, जिस तरह सिंबल्स होते हैं ना, इस तरह इसको पहचान लें कि मैं किसको PS2 कह रही हूँ, किसको PS1 कह रही हूँ, उनके सिंबल्स पहले पहचान लें। अच्छा, इग्नोर, इसको जरा इग्नोर कर दें आप, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको इग्नोर कर दें। ये मैं बाद सबसे लास्ट में बताऊंगी कि ये क्या है। तो सबसे पहला जो ये पिंक वाली ट्राइमेरिक प्रोटीन के बाद जो पहला आइकन आपको नजर आ रहा है, जो कि डार्क ग्रीन कलरेशन का है, इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज PS2। इसको PS2 जहां जहां भी होगा ना, आपको इस तरह की जो आइकन है वो नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद साइटोक्रोम B6F, जिसको मैंने कहा है कि PS1 और 2 के दरमियान में होता है, वो जरा देखें, वो इस तरह का, इसके इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। PS1 को लाइट ग्रीन कलर से और इस शेप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ATP सिंथेज, जो कि ATP को बनाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अब आप मेरे साथ हैं, मैंने आपसे कहा है कि PS2 जो है वो ग्रेना थैलाकॉइड में सबसे ज्यादा पाया जाता है और स्ट्रोमा में टोटली एब्सेंट होता है, ठीक है। तो अब आप ये जरा मेरे साथ, ये जो हिस्सा है, दिस इज स्ट्रोमा थैलाकॉइड, ये स्ट्रोमा थैलाकॉइड है। ये एजेस हैं ग्रेना का, ये इसका एज है, ये इसका एज है, ठीक है। और ये सेंटर वाला हिस्सा जो है, ये प्योर ग्रेना थैलाकॉइड का आप कह लें कि स्टैक्ड रीजन है, ठीक है। स्टैक्ड रीजन या आप कह लें कि अप्रेस्ड रीजन है उसके, जिसपे वो क्लोजली ग्रेना थैलाकॉइड जो है वो पाए जाते हैं। और ये तो आपको बताया ही था कि इसकी जो कैविटी है वो ल्यूमन कहलाती है, ठीक है। और मेरे साथ रहें, PS2 को देखें, स्ट्रोमा थैलाकॉइड में आपको नजर आ रहा है, स्ट्रोमा थैलाकॉइड, ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, यहाँ पे ये डार्क ग्रीन कलर का, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, दूसरी वाली साइड पे ये वाली जो जगह है, यहाँ पे भी आप इसको नहीं देख सकते, ठीक है। बट ये कहाँ पे ज्यादा मौजूद है, एजिस पे स्पोरेडिकली है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा है। और सेंटर में देखें, ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा है ये डार्क ग्रीन कलर का PS2 जो है सबसे ज्यादा अप्रेस्ड रीजन ऑफ द ग्रेना थैलाकॉइड में पाया जाता है। नंबर 2 पे आ जाए, ये एफ डायमर, इसकी कोई वो नहीं है, खास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये आपको स्ट्रोमा थैलाकॉइड में भी मिल रहा है, ये एजेस पे भी मिल रहा है, ये स्टैक्ड रीजन में भी मिल रहा है, अप्रेस्ड रीजन में भी मिल रहा है, सेंटर ऑफ द ग्रेना थैलाकॉइड। और इसके अलावा ये हर तरह पे, और किसी एक जगह पे ये कंसंट्रेटेड भी नहीं है, मतलब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा और यहाँ पे ये कम है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग ऑल द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, हर तरह की। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है PS1। PS1 को जरा नोट करें, ये आपको सेंटर में कहीं पे नजर नहीं आएगा, ग्रेना थैलाकॉइड में कहीं पे ये नहीं है, सिवाय एट द एजेस ऑफ द ग्रेना थैलाकॉइड, जो कि आउटर साइड से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आउटर साइड जो है वो स्ट्रोमा की मैं बात कर रही हूँ, आउटर साइड मतलब स्ट्रोमा को मैं ले रही हूँ आउटर साइड। तो ये देखिए एजिस पे मौजूद है, ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये मौजूद है, ये मौजूद है, ये एजिस पे मौजूद है। और इसके अलावा ये स्ट्रोमा थैलाकॉइड में सिर्फ यही मौजूद है, PS2 यहाँ पे टोटली नहीं होता, लेकिन यहाँ पे PS1 होता है एजिस, ये स्ट्रोमा थैलाकॉइड में। और एजिस ऑफ द ग्रेना थैलाकॉइड में भी PS1 जो है वो हो सकता है, लेकिन 2 भी मौजूद होता है, मतलब 1 एंड 2 यहाँ पे दोनों मौजूद होते हैं एजिस पे। उसके बाद आ जाता है लाइट, जो लाइट की प्रेजेंस में ATP की सिंथेसिस करने वाला बड़ा मशहूर और मरूफ एंजाइम है, ATP सिंथेज के नाम से आप इसको जानते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियम में भी पाया जाता है और ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। मैम जरा स्ट्रोमा थैलाकॉइड और ग्रेना थैलाकॉइड में थोड़ा सा डिफरेंशिएट बताना, एक दफा रिपीट कर दें इसको। मैं रिपीट करती हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो ATP सिंथेज को सिंथेसाइज करेगा, तो क्योंकि इसको सिंथेसाइज करने के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड हैं, वहां जहां पे हाइड्रोजन आयन की अकोमोलेशन है और वहां जहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। क्योंकि इसने ज्यादा से कम की तरफ हाइड्रोजन आयन को मूव करवा के ADP प्लस PI करके ATP जनरेट करना, लिहाजा ये वहीं पे होगा जहां पे ये दोनों तरफ से इंटरेक्ट कर सके। अब दोनों तरफ कौन सी बनती है, एक है ल्यूमन ऑफ द थैलाकॉइड जहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज्यादा होती है, और दूसरी तरफ है स्ट्रोमा ऑफ द थैलाकॉइड जहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। लिहाजा आप इसका ये समझें कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो नोड लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ये हिस्सा वहां पे होगा जहाँ पे ATP की सिंथेसिस हो रही होगी,
तो वो हिस्सा बनता है इन द स्ट्रोमा। तो एटीपी की सिंथेसिस थाइलाकॉइड के ल्यूमन में नहीं होती, एटीपी की सिंथेसिस स्ट्रोमा में होती है। इवन एनएडीपीएस की सिंथेसिस भी स्ट्रोमा में एक्सप्रेस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही ये है कि इसने दोनों जगहों को टच करना है, तो फिर जाहिर है कि ये भी स्टैक्ड रीजन पे नहीं होगा। ठीक है, ये भी एजेस पे पाया जाता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को आप कह सकते हैं कि इट्स जस्ट लाइक द PS1 स्ट्रोमा थैलाकॉइड में और एजेस ऑफ द ग्रेना थैलाकॉइड। जी उस्मान, मैं अगर उस्मान, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो शायद उस्मान ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये मैं बात कर रही हूँ कि जो ग्रेना थैलाकॉइड है वो वाला हिस्सा होता है जो कि ग्रेना यानी कि स्टैक लाइक कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है थैलाकॉइड का, उसको हम ग्रेना थैलाकॉइड कह रहे हैं। और जो दो ग्रेना को आपस में जोड़ता है उसको हम स्ट्रोमा थैलाकॉइड कह रहे हैं, क्योंकि वो फ्लैंक कर रहा होता है इनटू द जी स्ट्रोमा। मैम जो स्ट्रोमा थैलाकॉइड होते हैं हम्म, मैम, उनमें फोटो सिस्टम होता है मैम, वहां पर भी क्लोरोफिल होते हैं? यस ऑफ कोर्स होते हैं, बता तो रही हूँ, PS1 मैम वहां पे ज्यादा पाया जाता है ना। ये कंफ्यूजन थी कि ना, जो दो थैलाकॉइड्स को आपस में कनेक्ट करता है उसे इंटरग्रेना कहते हैं, और वहां पर ना ही लाइट आती है और ना ही वहां पर क्लोरोफिल होता है और वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। नहीं नहीं, PS1 को अगर आप कंसिडर करते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस में शामिल है, तो PS1 तो मैं बता रही हूँ वो पाया ही वहां पे ज्यादा जा रहा है। जी मैम, मुझे पहले मेरे ख्याल से कि ना, मैंने जो पहले सुना हुआ था कि ना उनको इंटरग्रेना कहते हैं और उनमें फोटो सिस्टम नहीं होता, तो अब नहीं आपने नहीं बताया इसलिए मैंने पूछा कि मजीद कंफर्म कर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, जबकि मैं आपको बता तो रही हूँ कि स्ट्रोमा थैलाकॉइड में PS1 सबसे ज्यादा पाया ही वहीं पे जा रहा है, जी एजेस ऑफ द ग्रेना थैलाकॉइड और स्ट्रोमा थैलाकॉइड में ही होता है, जबकि जो PS2 है ये ग्रेना थैलाकॉइड में ज्यादा होता है। और दोनों के मिलने से ही पूरा आप कहने के फोटो सिस्टम्स जो हैं दोनों मिल के काम करते हैं, एक अकेला काम नहीं करता। हायर प्लांट्स की हम बात करें, हम एन ऑक्सीजन की बात नहीं करें, उसमें हमने देखा है कि एक फोटो सिस्टम भी इनफ होता है उनके लिए। ठीक है, लेकिन हम हायर प्लांट्स की बात करें जिनमें दो फोटो सिस्टम्स होते हैं और दोनों टेंडमली वर्क करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिल के काम करते जी मैम, थैंक यू। हैं। जी, यहाँ तक किसी को कोई बात पूछनी हो? अच्छा, एक चीज मैंने आपको कही थी, लास्ट में बताऊंगी, ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बताए थे ना आपको। यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 शो नहीं किए गए, यानी कि जो एसोसिएटेड होते हैं विद फोटो सिस्टम 1 उनको शो नहीं किया गया, लेकिन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 को यहाँ पे शो किया गया है। और एक्चुअली इसके बारे में कहा जाता है कि ये ट्राइमेरिक प्रोटीन जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन होती है वो ट्राइमेरिक यूनिट होती है, 3 यूनिट्स पे मुश्तमिल होती है। और अब ये तो सीधी सी बात है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 है, तो ये हमेशा फोटो सिस्टम 2 के साथ ही एसोसिएटेड होगा। और एक्चुअली क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं जो कि लाइट को कैप्चर करके रिएक्शन सेंटर को डिलीवर करते हैं। तो ये जस्ट लाइक एंटीना वर्क करता है, जैसे आपके टीवी का, आपके रेडियो का एंटीना होता है जो कि वेव्स को कैप्चर करके एंड देन रेडियो के सिस्टम में जो है वो डिलीवर करता है और फिर आपके चैनल्स चलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये लाइट को ऑब्जॉर्व करके रिएक्शन सेंटर को देता है ताकि वो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सके। जी, यहाँ तक कोई बात, कोई क्वेश्चन जो आपने पूछना हो? ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, ये डायग्राम फिर से बता दें। कौन पूछ रहा है? मैम मैं हिबा फातिमा। हिबा, हिबा आप मेरे साथ रहे, जी आप मुझे बताएं कि ये जो ये कर्सर नजर आ रहा है मेरा, जी ये मैम। कर्सर नजर आ रहा है? अच्छा, ये मैं किस पे रखा हुआ है कर्सर मैंने? हाँ जी मैम, PS2 पे। अब आप मुझे बताएं PS2 कहाँ पे है? स्ट्रोमा थैलाकॉइड में है? ये स्ट्रोमा थैलाकॉइड, ये जो अनस्टैक्ड है ये मैम स्ट्रोमा थैलाकॉइड। मैम ये एजेस पे मुझे नजर आ रहा है। एजिस पे है, कोर रीजन में है, अप्रेस्ड जी रीजन इसको हम कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट है। एजिस पे है अगेन, और जी स्ट्रोमा में ये एब्सेंट है। ठीक है, जी फिर मैंने जी साइटोक्रोम B6F डायमर की बात की है जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे, हर जगह पे ये आपको मिलेगा। जी एजिस पे भी है, जी स्ट्रोमा मैम। में भी है, स्टैक रीजन में भी है। जी फिर PS1 की बात की है कि यस वो भी एजिस पे है और स्ट्रोमा में है, अप्रेस्ड रीजन में जी नहीं है। ठीक है, मैम, फिर ये हमने, जिसके हाँ
मैम ये जो बीच में लाइनिंग है ये है प्रेस्ड रीजन। यस, ये जो जिसको हम कहते हैं कि एक दूसरे के साथ लीन हुए हुए हैं, जो एक दूसरे के साथ क्लोजली प्रेजेंट है, उनको हम अप्रेस्ड कह रहे हैं। ठीक है मैम। इसको बेटा आप जरा देखें, मैं जरा 2 मिनट के वक्फे से आ रही हूँ, ठीक है? आप इस पे फोकस कीजिएगा। ओके मैम। जी बेटा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है लाइट और अब्जॉर्प्शन और लाइट ट्रैप यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमने उससे एसोसिएटेड हर चीज पढ़ ली है, और हमने देखा है कि किस तरीके से एंटीना जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब करके और रिएक्शन सेंटर को जो है वो डिलीवर करता है। उसके कंपोनेंट्स भी हमने देख लिया, एंटीना को भी देख लिया क्या होता है, रिएक्शन सेंटर को भी देख लिया क्या होता है। इसी तरीके से हमने पीएस यानी कि फोटो सिस्टम्स को भी देख लिया है कि वो क्या क्या है। ऑल्दो किसका फर्दर जो डिटेल है वो इस स्कीम में हम दोबारा से देखेंगे। तो अब हम आ रहे हैं अपने सेकंड स्टेप ऑफ यू कैन से द लाइट रिएक्शंस के जो दूसरा स्टेप है, यानी कि लाइट के अब्जॉर्प्शन के बाद एक काम होता है जो कि है लाइसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। और लाइसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल से हमें क्या क्या हासिल होगा? दो मॉलिक्यूल अगर वाटर के स्प्लिट होते हैं तो उससे हमें 4 हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मिलते इसमें से रिलीज होते हैं, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। वैसे तो एक वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होगा तो उससे इसका हाफ हाफ सब हो जाएगा, लेकिन हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि आया पूरा एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जो है वो कब रिलीज होता है। तो इसके लिए डेफिनेटली फिर दो मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इस पूरे रिएक्शन को इस तरीके से लिखा गया है। तो रॉबिन एंड कैमन ने सबसे पहले ये प्रपोज किया था कि जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होने वाली ऑक्सीजन है, ये जो है ये वाटर से जो है वो रिलीज होती है, ना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से। क्योंकि आप जानते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन मौजूद है और वाटर में भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि आया जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अब्जॉर्ब करता है उसमें से कार्बन लेके बाकी ऑक्सीजन दे देता है और वो रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, या ये कि जो वाटर स्प्लिट होता है तो उसके बाद जो ऑक्सीजन निकलती है ये वो एक्चुअली जो है वो ऑक्सीजन है। तो इसके बारे में फिर एक्सपेरिमेंट्स भी हुए बहुत सारे, और हिल के रिएक्शन इसके लिए बड़े मशहूर है, जिन्होंने इसकी फिर फर्दर तस्दीक भी की थी, और फिर काफी सारे आप कह लें कि उससे काफी सारे जो हैं फोटोसिंथेसिस के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें फर्दर क्लैरिटी आई थी बिकॉज ऑफ द हिल रिएक्शंस। और उनमें से एक चीज इस चीज की भी तस्दीक थी कि आया
जो ऑक्सीजन इवॉल्व होने वाली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा है या वाटर का हिस्सा है, तो उन्होंने फिर इसको कंफर्म किया था कि ये वाटर का ही हिस्सा होती है बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करके। तीसरा स्टेप है हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर का, यानी कि हमारे पास लाइट ट्रैप हो गई है और अब्जॉर्ब हो गई है, ट्रैप हो गई है, वाटर को हमने स्प्लिट कर लिया है, इलेक्ट्रॉन को हमने रिलीज कर लिया है, हाइड्रोजन आयन आ चुके हैं, और वाटर की स्प्लिटिंग जो है ये थैलाकॉइड के ल्यूमन में होती है। ठीक है, थैलाकॉइड के ल्यूमन में होती है। तो इसका मतलब ये है कि स्प्लिटिंग के बाद जो हाइड्रोजन आयन बनेंगे वो भी थैलाकॉइड के ल्यूमन में अकोमुलेट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा स्टेप है हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर का, यानी कि एनर्जी आ तो गई है, रिएक्शन सेंटर के पास भी पहुंच गई है, और फर्दर अब वो आगे ट्रांसफर कैसे होगी। तो ट्रांसफर के लिए फिर हमारे पास अब हम जो एक्चुअली डिस्क्राइब करेंगे वो जी स्कीम होगी और उसके कंपोनेंट्स होंगे। कि जी स्कीम जो है उसका सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो PS2 से ही हम उसको स्टार्ट करते हैं। कि PS2 जो है अपनी एसोसिएटेड वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, वाटर ऑक्सीडाइजिंग मशीनरी को इस्तेमाल करता है और उससे वाटर की स्प्लिटिंग करवाता है, और उससे रिलीज होने वाली ऑक्सीजन जो है वो बाहर रिलीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन है वो थैलाकॉइड ल्यूमन में अकोमुलेट होते रहते हैं। और रिएक्शन सेंटर के बाद सबसे पहले जो इसको एक्सेप्ट करेगा वो फियोफाइटिन है। ठीक है, फियोफाइटिन के बाद QA है, QB है। ये फिर मैं आपको डायग्राम में ले जाती हूँ डायरेक्ट, ताकि सिर्फ आपको समझ नहीं आएगी। तो डायग्राम में अगर आप रहें तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहले क्या होगा कि लाइट आई है, लाइट, और ये हमने स्किप कर दिया है, एंटीना कॉम्प्लेक्स को हमने स्किप कर दिया है, और हम ये वहां से बात स्टार्ट कर रहे हैं कि रिएक्शन सेंटर के पास लाइट भी पहुंच चुकी है, और पीछे से स्प्लिटिंग होकर वाटर मॉलिक्यूल की ये वो मशीनरी दिखाई गई है जिसमें मैंगनीज और टायरोसिन जो है वो शामिल है, रेजिड्यू ऑफ द T1 प्रोटीन, जिसकी डिटेल मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं दे रही। बस आप यूं समझ लें कि ये जो दोनों कंपोनेंट हैं ये वाटर को स्प्लिट करवाने का बायस है, और इसके नतीजे में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, 4 हाइड्रोजन आयन थैलाकॉइड में अकोमुलेट हो जाते हैं, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वन बाय वन, यहाँ तो 4 लिखे हुए ना एक साथ, लेकिन रिएक्शन सेंटर इसको एक साथ नहीं ले सकता, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसको एक साथ नहीं ले सकता, वन बाय वन लेता है। पहले एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, आगे दे देगा, फिर दूसरे को लेगा, आगे दे देगा, फिर तीसरे को लेगा, और फिर चौथे को लेगा। तो वन बाय वन वो काम करता है। ठीक है, तो लेने के बाद, एक्साइटेड होने के बाद, नेक्स्ट किसको दे देगा? थियोफाइटिन को। थियोफाइटिन क्या है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। विदाउट मैग्नीशियम जो है, जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है ना, उसको थियोफाइटिन कहते हैं। मैग्नीशियम को अगर निकाल देना क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से, तो बाकी जितना भी कंपोनेंट रह जाएगा दैट इज नोन एज थियोफाइटिन। तो फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यूनोन के पास जाना है। मैंने आपको बताया था क्यूनोन के भी फिर आगे मतलब आप कह लें कि 2 तरह के क्यूनोन है, क्यूनोन ए, और है ये प्लास्टो क्यूनोन ही, बस आप यूँ समझ लें कि कंपोनेंट उसके डिफरेंट है। प्लास्टो क्यूनोन ए है, फिर बी है, और फिर आगे प्लास्टो क्यूनोन लिखा हुआ है, लेकिन ये पहले वाले भी क्यूनोन ही है। और क्यूनोन के बाद इलेक्ट्रॉन जो है ये जाते हैं टुवर्ड्स द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो आपको ये रेक्टेंगुलर शेप में ये जो कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं, ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को जाहिर करें, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने के बाद अब इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को आगे प्लास्टोसाइनिन को दे दे, और प्लास्टोसाइनिन PS1 को दे दे। ठीक है, एक तो ये एक तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देने की एक पाथवे ये है। दूसरा पाथवे ये है कि यही साइटोक्रोम B6 जो कॉम्प्लेक्स है, इसके ये जो ऊपर वाले 2 कंपोनेंट हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये इधर दे देंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन जो उसको मिलेगा ना उसको ये इधर दे देंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो एक नहीं आता, वो एट अ टाइम 2 आते हैं, क्योंकि प्लास्टोक्यूनिन रिड्यूस्ड फॉर्म में तब तक नहीं कन्वर्ट होता जब तक इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते। ठीक है, तो आप यूं समझ लें कि जी स्कीम यहाँ तक आते आते सैचुरेट तब होती है जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो आगे डिलीवर करता है प्लास्टोक्यूनिन अपने इलेक्ट्रॉन को। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोसाइनिन यानी कि B6 कॉम्प्लेक्स से होते हुए प्लास्टोसाइनिन की तरफ चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि उसके साथ क्या होगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर वाले कंपोनेंट साइटोक्रोम B6H और L के पास चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को वापस दे देगा टू द प्लास्टोक्यूनिन। ठीक है, मतलब उसी से लिया है, लेकिन B6F कॉम्प्लेक्स से गुजरते हुए वापस उसी के पास आ गया। लेकिन इसका वापस आना इतना आसान नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि ये रैंडमली वापस आ जाएगा।
बल्कि जब ये दोबारा प्लास्टोक्यूनिन को आप कहें कि मिलता है ना, तो उस दौरान में फिर प्लास्टोक्यूनिन को अपने आप को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन आयन रिक्वायर्ड होते हैं। अब वो जो 2 हाइड्रोजन आयन है ना, वो ये ल्यूमन ऑफ द थैलाकॉइड से नहीं लेता, ये स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट से लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो पहले ही स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर की वजह से हाइड्रोजन आयन अकोमुलेट है थैलाकॉइड की ल्यूमन में, ऊपर से ये प्लास्टोक्यूनिन जो है ये इजाफी स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को लेकर और जो है वो थैलाकॉइड की ल्यूमन में, जब ये स्ट्रोमा से लेगा और जब इसने छोड़ने हैं यानी कि वापस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जाना है, तो फिर ये जो रिलीज करता है तो ये थैलाकॉइड की ल्यूमन में करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये करें कि ये जो साइकिल चल रहा है, ये जो एक इंटरनल साइकिल एक चल रहा है, तो ये इंटरनल साइकिल आप यूं समझ लें कि जो हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं इन द ल्यूमन। ठीक है, स्ट्रोमा से ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। एक तो वाटर की स्प्लिटिंग से भी बन रहे हैं, दूसरा स्ट्रोमा से भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये हो गई चीज। उसके बाद हमने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोसाइनिन को दे देगा। प्लास्टोसाइनिन जो है उसने कुछ भी नहीं करना, इट्स जस्ट अ मोबाइल प्रोटीन, और ये अपने इलेक्ट्रॉन जो भी लेगी उसको आगे नेक्स्ट डिलीवर कर देगी इनटू PS1। मतलब ये खुद कोई भी खास काम नहीं करती, जस्ट इसका काम कैरियर का ही है, और ये लेकर और आगे दे देती है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की तो यही जगह है कि वो पीसी से ले, लेकिन एनर्जी ये एक्स्ट्रा भी ऑब्जॉर्व कर सकता है। फारेड लाइट को यहाँ पे ये ऑब्जॉर्व कर सकता है, एनर्जी, लाइट एनर्जी को, और एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन को ये फर्दर दे देगा A0 को। A0 के बारे में भी ख्याल किया जाता है कि ये भी क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल ही है, जो कि PS1 में A0 के तौर पे यानी कि इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम करना शुरू कर देता है यहाँ पे। देन उसके बाद A1 आ जाता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। फिर आयरन सल्फर प्रोटीन शुरू हो जाती हैं जिनमें FSX है, FSA है। एस को यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन आप कंसिडर करेंगे वो इसका हिस्सा है। आयरन सल्फर FeSX, FeSA, FeSB, और उसके बाद फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे फेरिडॉक्सिन को। फेरिडॉक्सिन भी दो तरह के काम करता है। एक तो ये कि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आता है तो एक काम तो ये सीधा सीधा करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन आए और ये इलेक्ट्रॉन डिलीवर कर दे FNR को, जो कि एक एंजाइम है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम, जो कि क्या करता है NADP को NADPH बनाने में इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर लेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कहानी खत्म हो जाएगी और इसको दोबारा से न्यू इलेक्ट्रॉन को पीछे से आना पड़ेगा। यहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन हो जाएगी केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को बनाने में। ठीक है, दूसरा FT ये कर सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन को FNR में देने की बजाय ये वापस साइटोक्रोम जो है B6F कॉम्प्लेक्स को भी ये वापस कर देता है, डायरेक्टली वापस कर देता है। ठीक है, तो जब ये वापस करता है तो आपने सुना ही होगा कि जी स्कीम को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होती है साइक्लिक, एक होती है नॉन साइक्लिक। तो ये जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रही थी दैट वाज नॉन साइक्लिक। और अब जो मैं आपको पार्ट बता रही हूँ कि एफडी के पास दो चॉइसेस हैं, वो FNR को भी दे देता है और साइटोक्रोम B6F को भी दे देता है। तो ये जो दूसरी चॉइस है ये फिर साइक्लिक मैनर का जो आप यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें कंट्रीब्यूट करती है ATP बनाने में। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको या कोई बात जो समझ में ना आई हो? जी, अगर नहीं पूछना तो ये मैं पीछे आपको दिखा रही हूँ, फिर इसकी जो थ्योरी है जो मैं बात करी थी कि मैं बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए, ये सारा वही लिखा हुआ है। PS2 से फियोफाइटिन, फिर नीचे वाटर ऑफ सेपरेटिंग का सारा लिखा हुआ है कि क्या है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर उसके बाद फियोफाइटिन से QA में जाएगा जो कि प्लास्टोक्यूमेन ही है। उसके बाद फिर ये साइटोक्रोम B6F के पास जाएंगे, फिर प्लास्टोसाइनिन में जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन से PS1 में, PS1 से A0 में, A1 में, और उसके बाद आयरन सल्फर प्रोटीन्स में, और फिर फेरिडॉक्सिन में, और फेरिडॉक्सिन से फिर FNR में, और FNR जो है उसको यूटिलाइज कर देगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NADPH। ठीक हो गया? अच्छा, दिस वन इज नोन एज साइक्लिक, सॉरी नॉन साइक्लिक, और अगर FT जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो फिर इसको हम साइक्लिक कंसिडर कर लेंगे। और ओवरऑल आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर थैलाकॉइड में देखें कि किस तरीके से ये एम्बेडेड होती है,
और कैसे एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। ये तो ऊपर तो मैंने आपको जी फॉर्म में दिखाई है ना, यहाँ पे आप देखेंगे किसी किसी थैलाकॉइड में एम्बेडेड होती है और फिर ये कैसे अपना काम करती है। तो PS2 जो है इलेक्ट्रॉन को वाटर की स्प्लिटिंग से रिसीव करेगा, उसके बाद वो जाएंगे प्लास्टोक्यूनन। प्लास्टोक्यूनन का साइकिल चलता रहता है, मैंने आपको बताया ना प्लास्टोक्यूनन जो है वो 2 हाइड्रोजन को लेकर तो फाइनली रिड्यूस्ड फॉर्म में आता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन को लेकर ये रिड्यूस होगा। तो PS1 एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको दे देगा, ये अपना काम इसका भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये आगे नहीं डिलीवर करेगा, ये इंतजार करेगा कि इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए, फिर जब दूसरा आएगा तो इसका पूल कंप्लीट होगा, फिर ये डिलीवर करेगा नेक्स्ट इसको, ठीक है। उसमें से भी फिर मैंने आपको दो तरह बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो PC को चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस इसको इसको मिल जाएगा, जो कि अगेन इसको रिड्यूस करने में इस्तेमाल हो जाएगा। और अगेन ये हाइड्रोजन आयन इसको चाहिए होगा रिड्यूस होने के लिए, और जितनी दफा भी इसको हाइड्रोजन आयन चाहिए होगा, ये स्ट्रोमा से नहीं लेगा, ये सॉरी ये थैलाकॉइड ल्यूमन से नहीं लेगा, ये स्ट्रोमा से ये ले रहा है हाइड्रोजन आयन अपने आप को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे PC के पास, और PC से फिर ये PS1 के पास, PS1 से फिर आगे का हिस्सा जो है वो हजफ किया हुआ है, जिनमें A0 A1 आते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आयरन सल्फर है, और फिर फेरेडॉक्सिन, फिर FNR। और मैंने आपको बताया था ना कि NADPH जो है ये भी स्ट्रोमा में बनता है, तो ये आप देख लें यहाँ पे कि NADPH यहाँ पे ये स्ट्रोमा में ये एक्टिविटी कर रहा है, FNR स्ट्रोमा की तरफ होता है प्रेजेंट, जो कि NADP को NADPH में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें कि यहाँ तक तो हमारी सारी चीजें जो है वो सेटिस्फाइड हो गई हैं कि लाइट आई तो वो कहाँ से कहाँ मूव की, इलेक्ट्रॉन आए तो वो कहाँ चले गए, और बाकी सारी चीजें तो सेटिस्फाइड है। लेकिन अभी हमारे पास एक चीज रहती है, और वो चीज है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जो कि वाटर की स्प्लिटिंग से भी यहाँ पे अकामुलेट हुए हैं, हाइड्रोजन आयन जो कि प्लास्टोक्यूनन की एक्टिविटी की वजह से भी स्ट्रोमा से थैलाकॉइड ल्यूमन में जो है वो मूव किए हैं, इधर को आए हैं। तो ओवरऑल जब ये जी स्कीम चलती है तो उसकी वजह से फिर आपके पास ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है हाइड्रोजन आयन का, जो कि थैलाकॉइड ल्यूमन और स्ट्रोमा में कम हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन, थैलाकॉइड ल्यूमन में ज्यादा हो जाते हैं। तो अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो ग्रेडियंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी ग्रेडियंट को ये वाला जो कंपोनेंट है, द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ द जी स्कीम, जो कि सॉरी फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द जी स्कीम, जो कि है ATP सिंथेज के नाम से जो एंजाइम मशहूर है, ये इसको यूटिलाइज करेगा और हाइड्रोजन आयन को मूव करवाएगा फ्रॉम द thylakoid lumen into the stroma, and while doing this can also कपलिंग रिएक्शन ये करवाता है, एक तरफ ये हाइड्रोजन आयन को मूव करवाता है, दूसरी तरफ ये ADP प्लस PI को मिलाकर ATP जनरेट करवाता है। और नाउ यू कैन सी हियर एज वेल कि ATP भी स्ट्रोमा में ही बनते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप मुझे बता दें। किसी ने कुछ पूछना है? ये सब समझ आ गई है? मैम लास्ट डायग्राम दोबारा रिपीट कर दो। ये जो दोबारा बताने वाली बात है बेटा, ये तो आप रिकॉर्डिंग में भी सुन लोगे, जो चीज नहीं समझ आई वो बताए ना मुझे। जी अदीना, आपने कुछ पूछना है? यस मैम, मैंने लास्ट से पूछना था ATP के बारे में। हाँ जी बोले, क्या पूछना है? मैम ये हाइड्रोजन आयंस का ये लास्ट से ना मेरा नेट बंद हो गया था, तो ये बता दें थोड़ा सा। हमने बात की है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो दो तरीके से थैलाकॉइड के ल्यूमन में अकोमुलेट हो रहे हैं। वन रीजन इज द वन सोर्स ऑफ द हाइड्रोजन आयन अकोमुलेशन इन द थैलाकॉइड ल्यूमन इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसकी वजह से दो वाटर के मॉलिक्यूल अगर स्प्लिट करते हैं तो 4 हाइड्रोजन आयन आपको यहाँ पे अकोमुलेट होते हैं। दूसरा सोर्स जो कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को हाई करने का बायस है इनटू द ल्यूमन ऑफ द थैलाकॉइड, दैट इज द PQ pool, which is taking the hydrogen ion from the stroma and dropping it into the lumen of the thylakoid, ठीक है। और इन दोनों की एक्टिविटी की वजह से ओवरऑल थैलाकॉइड की ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और जो थैलाकोमा है, इसमें थैलाकॉइड की जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है।
ठीक है। और इसी ग्रेडियंट की वजह, ग्रेडियंट यही होता है ना, एक तरफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा, एक तरफ हाइड्रोजन आयन कम, तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन यानी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है वो ग्रेडियंट डेवलप हो गया। अब इसी ग्रेडियंट को हार्वेस्ट करेगा एटीपी सिंथेज, जो कि दो काम करता है, कपलिंग करता है, दो काम इकट्ठे करता है। एक क्या, हाइड्रोजन आयन को मूव करवाता है फ्रॉम द ल्यूमन टू द स्ट्रोमा, और जब ये काम कर रहा होता है तो उस दौरान में इसमें एक एबिलिटी पैदा हो जाती है कि वो एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलाकर एटीपी जनरेट कर सकता है। और आखिरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि एटीपी और एनएडीपीएच, पॉइंट टू बी नोटेड, ये दोनों ही स्ट्रोमा में बन रहे हैं, ल्यूमन ऑफ द थैलेकॉइड में नहीं बनते हैं। जी यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, और कोई बच्चा? इकरा आपको समझ आ गई है? इकरा थी कौन थी जो कोई पूछ रही थी क्वेश्चन? जी बेटा, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो वो पार्ट बताएं। देखिए रिपीट तो अब मैंने इतना एक्सप्लेन किया है, वो तो आप रिकॉर्डिंग में भी सुन लेंगे ना। नो मैम, समझ आ गई है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? मैम जब हम पढ़ रहे थे अभी, हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमें फिर दोबारा कंफ्यूजन होने लग जाती है। जब दोबारा पढ़ें, दोबारा कंफ्यूजन आता तो आप दोबारा पूछ लेना अगले लेक्चर में, ठीक है। अब ये तो बेटा साथ साथ चलता ही रहता है ना, जब आप किसी टॉपिक को पहली दफा, किसी नई चीज को पढ़ते हैं जो कि पहले नहीं पढ़ी होती, तो वो पहली दफा पढ़ने से ही तो समझ में नहीं आती ना, उसको 2-3 दफा पढ़ना पड़ता है। ठीक हो गया? ओके बेटा, तो उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ तक हमारे पास जी स्कीम जो है वो कंप्लीट हो गई है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस, दैट इज द फोटोफॉस्फोराइलेशन। वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यही सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज द फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन को फिर हम थ्योरेटिकली भी बता रही हूँ मैं आपको। इसको फिर आप दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मैं इसकी थ्योरी पे ले जाती हूँ तो जाके मुझे ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको समझाने में कि मैं क्या बात कर रही हूँ। एक तो ये कि फोटोफॉस्फोराइलेशन है क्या, उसकी डेफिनेशन, तो इसको मैं एज इट इज रिपीट नहीं कर रही क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा इस पर फोकस कर चुकी हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। लोकेशन इसकी क्या है, इसके इसकी इस एंजाइम के दो कंपोनेंट हैं, और एक हिस्सा इसका थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है एम्बेडेड, ये देखा आपने पीछे, ये हिस्सा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, और ये हिस्सा इसका जो है वो स्ट्रोमा में फ्लैंक करता है। और एटीपी की सिंथेसिस उस तरफ होगी जहाँ पे ये वाला हिस्सा होगा, ये जो ग्लोबलाइट जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ये होगा वहां पे एटीपी की सिंथेसिस होगी। और ये हमेशा जो है वो क्लोरोप्लास्ट के केस में स्ट्रोमा की तरफ फ्लैंक करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ये मैट्रिक्स की तरफ फ्लैंक करता है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है ये एटीपी सिंथेज जो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लोकेशन भी हो गई, एंड देन as I told you, you can divide it into two types, cyclic and non-cyclic, ठीक है। तो साइक्लिक जो है, नॉन साइक्लिक जो है वो अभी आपको जो एक्सप्लेन किया वो है, और साइक्लिक जो है उसमें आप कह लें कि उसको अगर आप फर्दर देखना चाहें तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है जब एफ डी के पास पहुंचते हैं तो ये डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि ये इसको भी दे सकता है, और वापस जो है वो साइटोक्रोम B6F को भी दे सकता है। अच्छा, अब इसके करने से फायदा क्या होता है, तो फायदा जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है कि अगर ये दोबारा वापस साइटोक्रोम B6F के पास दे दे, तो मैंने आपको बताया ना कि साइटोक्रोम B6F जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एट ए टाइम जो है वो रिसीव करने के बाद एक को वापस प्लास्टोसाइनिन को दे देगा, और एक को ये दे देता है प्लास्टोक्यूनिन को। और प्लास्टोक्यूनिन तो आपको मैंने अभी एक इसका साइकिल बताया था कि ये हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा से लेकर थैलेकॉइड ल्यूमेन में डाल देता है। तो इन दिस वे ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन की अकोमोलेशन करता है इनटू द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड में। इन अदर वर्ड्स ये ज्यादा ग्रेडियंट को डेवलप करने में हेल्प करता है। यही रीजन है कि आप लोगों ने एफएससी की बुक्स में ये पढ़ा होगा कि लिखा जाता है कि जो नॉन साइक्लिक है उससे एटीपी एनएडीपीएच जनरेट होते हैं, जबकि जो साइक्लिक है उससे एक्स्ट्रा एटीपी जो है वो जनरेट होते हैं। और सम टाइम जब एनएडीपीएच की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है प्लांट के पास, तो वो सिर्फ, और अगर उसको थोड़ी बहुत लाइट चाहिए हो तो, और या क्योंकि बहुत ज्यादा किसी भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो फिर वो एनएडीपीएच नहीं बनाता,
बल्कि वो सिंपली साइक्लिक की तरफ जो है वो अपने आप को डायरेक्ट कर लेता है, और उससे जो है वो सिर्फ एटीपी बनते हैं, एनएडीपीएच फिर नहीं बनते। ठीक है, तो ये फिर वो अगली स्टोरी है कि फोटोसिंथेसिस की वो कौन सी सिचुएशन होगी कि जिसमें सिर्फ एनएडीपीएच बनेंगे या एटीपी बनेंगे या सिर्फ एटीपी बनेंगे। ठीक है, तो ये फिर बात की जो है वो बात है। तो ये उसकी फिर आगे बताया भी हुआ है कि कब साइक्लिक को बनाने की जरूरत जो है वो शिफ्ट करने की जरूरत जो है वो कब पेश आती है। तो जब कैल्विन साइकिल में आप यूं कहने के उसको एनएडीपीएच उसके पास ज्यादा हो, कैल्विन साइकिल को चाहिए हो एटीपी, और एनएडीपीएच तो हो लेकिन एटीपी जो है वो कम हो। तो ऑल दो के एनएडीपीएच जो है ना ये भी 3 एटीपी के इक्वल होते हैं, लेकिन कैल्विन साइकिल एज इट इज भी एनएडीपीएच को इस्तेमाल करता है। ठीक है, एटीपी को भी डायरेक्टली इस्तेमाल करता है और एनएडीपीएच को भी ये डायरेक्टली इस्तेमाल करता है, एटीपी में कन्वर्ट करके इस्तेमाल नहीं करता, ये डायरेक्टली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इसको इस्तेमाल करता है। जब मैं आपको कैल्विन साइकिल पढ़ाऊंगी तो उसमें भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसी रीजन से जब एनएडीपीएच तो हो, मतलब उसके तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटीपी जो है वो लो कंसंट्रेशन में हो, तो फिर ये साइक्लिक मैनर में जो है ये फ्लो जो है वो चल पड़ता है। और इसके अलावा अगर एनारोबिक कंडीशन आ जाए ना प्लांट के पास, तो भी वो एनएडीपीएच बनाने की तरफ फेवर नहीं करता कंडीशंस को, और उस सूरत में भी जो एटीपी हैं वो बनते हैं, एनएडीपीएच नहीं बनता अगर लो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो, यानी एनारोबिक कंडीशन अगर आ जाए। तो प्लांट्स उसके रिस्पॉन्स में भी साइक्लिक मैनर में जो है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो करता रहता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन या फास्फोराइलेशन या ओवरऑल एटीपी की सिंथेसिस किसी भी जगह पे हो, ये हिस्सा इस चीज का सेहरा कि ये बनते कैसे हैं एटीपी, ये पीटर मिचेल को जाता है। पीटर मिचेल ने सबसे पहले केमियोस्मोटिक थ्योरी दी थी कि जिसमें उसने बताया था कि एटीपी को केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एटीपी है इसको जनरेट किया जा सकता है, और या इन अदर वर्ड्स इसको जनरेट किया जाता है एट द एक्सपेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो है उसको हार्वेस्ट किया जाता है एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए। और इसकी थ्योरी जो थी वो पीटर मिचेल की जो है वो थ्योरी जो है, इस पे मेरे ख्याल है इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है पीटर मिचेल को, इस थ्योरी को जो है वो रिप्रेजेंट करने में। और थ्योरी कहती क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स जो हैं वो फोटो सिस्टम्स में इस तरीके से अरेंज होते हैं कि थालाकॉइड मेम्ब्रेन जो है उसकी ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन जो है वो पंप करते रहते हैं, और उसी की वजह से ग्रेडियंट डेवलप होता है, और वही ग्रेडियंट जो है वो हाइड्रोजन आयन को मूव करवा के और जो है फर्दर जो है वो एटीपी को जनरेट करने का बायस बनता है, जिसमें एटीपी सिंथेज एंजाइम जो है ये काम करता है, जिसकी डायग्राम मैंने आपको पीछे दिखाई है। तो मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, तो मैं दोबारा दोबारा इस पर फोकस नहीं करूंगी कि क्या है। और प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस भी मैंने आपको डायग्राम में ही एक्सप्लेन कर दिया है। जो एम्बेडेड पार्ट है ना, जो स्टॉक लाइक पार्ट है इसका, उसको F1 कहते हैं, सॉरी उसको एफ नॉट कहते हैं, और जो बाहर फ्लैंक किया हुआ रीजन जो मैंने आपको कहा था ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है एटीपी सिंथेसिस का, उसको F1 कहते हैं। जो स्ट्रोमा में फ्लैंक किया हुआ था उसको F1 कहते हैं। अच्छा, इसको अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे ना, हालांकि एंजाइम सेम है, एटीपी सिंथेज ही एंजाइम है, लेकिन वहां पे इसको V0 और V1 से रिप्रेजेंट करते हैं। बट क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोप्लास्ट में एंजाइम सेम है, वर्किंग भी सेम है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के केस में V0 V1 से रिप्रेजेंट नहीं करते, F0 F1 की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में V0 V1 की सूरत इसको रिप्रेजेंट करते हैं। काम, स्ट्रेटेजी, वर्किंग सब सेम है। वही चीज दोबारा जो है वो डिस्क्राइब की हुई है कि किस तरीके से वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से हाइड्रोजन आयन की कम्युलेशन, और पीक्यू की वजह से हाइड्रोजन आयन की कम्युलेशन, ग्रेडियंट का डेवलप होना, उस ग्रेडियंट का को हार्वेस्ट करना, और एटीपी की जनरेशन इन द स्ट्रोमा, मतलब जो पीछे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उसी की अनदर रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ दिखाई गई है। और ये आगे आपके पास ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, और ना ये आपसे पूछी जाएगी कि इसके कितने कंपोनेंट होते हैं या इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंटरेस्ट एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आई हैव मेंशनड इट हियर, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इसका एम्बेडेड पोर्शन होता है इसके अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, जो कि इसको इसको बना रही होती हैं इसके स्ट्रक्चर को। और इसी तरीके से F1 में भी आपको अल्फा, बीटा, गैमा, एप्सिलॉन, सिग्मा, बी, बहुत सारी प्रोटीन्स जो है, टाइप्स की प्रोटीन्स, इनके नंबर इस
जैसे अल्फा के भी 3 यूनिट होते हैं, बीटा के भी 3 यूनिट है, एंड सो ऑन। काफी सारी चीजें फिर आगे आती हैं जो कि मैं आपको फिर फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाऊंगी ना, फोटो प्लांट फिजियोलॉजी 1, उसमें फिर इंशाल्लाह हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को खोल के पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया हुआ कि एटीपी का एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द फोटोसिंथेसिस पार्ट 1, जिसके साथ ही हमारे लाइट रिएक्शंस जो है वो खत्म हो गए हैं। लाइट रिएक्शंस को हमने मेनली जो है वो एनर्जी ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रैप एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की फॉर्म में पढ़ा है। और ओवरऑल फिर हमने एनर्जी ट्रांसफर को भी हमने जो है आप कह लें कि फर्दर कैटेगराइज किया है इनटू डिफरेंट स्टेप्स, जिनमें हमने देखा फोटोलाइसिस, अब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, फोटोलाइसिस, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट, एंड देन एंड पे एटीपी की सिंथेसिस। और यहाँ तक लाइट रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट अब जब हम पढ़ेंगे वो होगा अबाउट डार्क रिएक्शंस। और डार्क रिएक्शंस को मैंने इंट्रोडक्शन आपको पहले ही दे दिया कि उसमें हम केल्विन साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि केल्विन साइकिल में क्या होता है, या C3 पाथवे में क्या होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कैसे होती है, और कैसे लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन और क्यूरी हो तो आप मुझे बता दें, अदरवाइज फिर मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूं और फिर आपको प्रैक्टिकल दिखाना है, तो फिर इसको एक्सप्लेन करना है, दैट्स ऑल। जी जी बेटा, कुछ पूछना है? नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन। जनफर बहुत समझ आ गई है, मुझे तो लगा तुम्हें समझ ही नहीं आई है, तुमने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। यस मैम, ऑल इज क्लियर फ्रॉम माइंड। इसका तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ ना।